तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अगले दीप क्लासेस में। आई होप कि आप अच्छे हैं, अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। तो अभी है शाम का टाइम, ठीक है। और शाम का टाइम हम जो आपको पता ही है, अब जो हम देख रहे हैं आपका जो उत्तराखंड पेपर सेकंड है मेंस का, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और उसी संदर्भ में हम आगे आज बढ़ेंगे। तो आज हम देखने वाले हैं आपका जो ये वाला, ठीक है। ठीक है। तो आपका जो बेसिकली लोक वित्त वाला टॉपिक है, ठीक है, जिसमें आपके राजस्व प्राप्तियां आपको देखनी है, आपके राज्य कर आपके हो गए, लोक व्यय आपका हो गया, उत्तराखंड का बजट आपका हो गया। इनको हम कोशिश करने की कोशिश करेंगे इस एक लेक्चर में, ठीक है। थोड़ा कुछ मैंने नोट्स हैं उन्हीं वहाँ से देखेंगे, और उसके बाद के हम सीधा बजट पे आएंगे, बजट की पीडीएफ खोलेंगे और वहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताऊँगा। उस फॉर्मेट में आपको अपना जो है आप ये टॉपिक है आपको अपना तैयार करना है, ठीक है। तो ठीक है। तो ये लोक वित्त वाला, ठीक है। बाकी इससे पहले की एक क्लास जो आपकी आई थी, उसमें मैंने आपको बताया था, जिसमें मैंने आपको बधाई दी थी कि आपके है कि एक मंथ बेसिकली हो गया है, क्योंकि मैंने 23 मई को जो मई 23 सितंबर को बेसिकली मैंने क्या है आपका जो क्लासेस शुरू की थी पर डे 3 क्लासेस का। और मैंने कहा था कि मैं 68 डेज में आपका पूरा जो सिलेबस बेसिकली वो आपका पूरा करवाऊँगा, ठीक है। 900 मार्क्स की बात मैं कर रहा था। तो उसी संदर्भ में आज हमें पूरा एक महीना हो चुका है, ठीक है। और इस एक महीने की जब हम बात करेंगे बेसिकली, एक मिनट, यानी कि 30 दिन। और इस 30 दिनों में मैंने आपको लगभग 90 वीडियोस दी हैं आपके यूपीएससी मेंस के रिगार्डिंग। और ये वीडियो कोई ऐसी वैसी वीडियो नहीं है, ये बिल्कुल टॉप क्वालिटी की वीडियो है। इसमें दिया गया कंटेंट अगर आप कोचिंग में जाओगे तो वहाँ आपको हज़ारों रुपये पे करने पड़ेंगे, लेकिन मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाया है ताकि आपकी एक अच्छी समझ विकसित हो सके। और आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, आप अपने जो मेंस की तैयारी है उसे आसान और फ्री में कर सको, ठीक है। तो वही प्रयास मेरा अभी जारी है, ठीक है। आपसे सहयोग वही है कि भाई जो लोग आप आर्थिक रूप से सक्षम है, ठीक है, और जो सहायता करना चाहते हैं, वो मैंने क्यूआर कोड वहाँ पे आपका डाल रखा है इंस्टाग्राम यूट्यूब पोस्ट पे। वहाँ से आप अपनी इच्छा अनुसार जैसा आपको सही लगे, अगर आपका कंटेंट पसंद आ रहा है, आपका अगर हेल्प हो रही है नोट्स और क्लासेस से, तो आप वहाँ से जाके अपने अपनी इच्छा अनुसार सहायता हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आपकी शुरू करते हैं। आपका जो उत्तराखंड में लोक वित्त बेसिकली है, इसको हम देखने वाले हैं। तो इसमें आप जब देखोगे तो लोक वित्त आपको देखना है, व्यय देखना है, और जो बजट के बारे में थोड़ा सा देखना है। तो लोक वित्त की हम जब बात करते हैं, यानी कि पब्लिक फाइनेंस। अब इसको आप इसका अर्थ समझो भाई। इसका अर्थ आप ये समझो कि जो क्या होता है, ये एक इकोनॉमिक्स की एक ऐसी शाखा है, बेसिकली ऐसी ब्रांच है, जिसमें आपके राज्य आपका हो गया, जो आपका सार्वजनिक सत्ताएं बेसिकली हो गई, जैसे आपका केंद्र हो गया, राज्य हो गया, यानी स्थानीय सरकार बेसिकली हो गई। तो इनकी जो आय होती है और जो इनका एक्सपेंडिचर है, जो व्यय है, तो इनका जो एक अध्ययन करना है, उससे संबंधित आपका लोकवित्त है भाई, समझ गए। यानी राज्य और जो सार्वजनिक सत्ताएं बेसिकली है, उनके आय और जो व्यय है, इनके अध्ययन से संबंधित क्या आपका लोकवित्त का आपका मतलब है। लोकवित्त में आपको इनका अध्ययन करना पड़ता है, ठीक है। और ये इस बात का विश्लेषण भी करता है कि सरकारें आपकी जो है, कि सरकारें कि वो धन कैसे आपके जुटाती है, ठीक है। वो धन कैसे आपका जुटा रही है भाई, कहाँ आपका खर्च कर रही है, कितना खर्च कर रही है। और इन्हीं जो वित्तीय गतिविधियाँ बेसिकली है, इन्हीं वित्तीय जो आपकी गतिविधियों का अर्थव्यवस्था पर क्या आपका प्रभाव पड़ रहा है, इन सब बातों का जो विश्लेषण आपको करना है, वो आपका लोकवित्त आपका हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें ये बोल रहा है कि परिभाषा अगर हम देखेंगे तो डॉक्टर डॉल्टन के अनुसार हम देखें तो लोकवित्त भाई आपका एक ऐसा विषय है जो आपके सार्वजनिक अधिकारियों के आय और जो व्यय है, इनके जो पारस्परिक समन्वय बेसिकली है, उनका अध्ययन करना है, ठीक है। तो ये तो किताबी भाषा आपकी हो जाएगी, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको जो ऊपर में लिखा है, इसको आपको ये समझना है, ठीक है, कि भाई वो शाखा है जिसमें आपका जो राज्य जो आपकी सार्वजनिक सत्ताएं बेसिकली है, तो उनका जो आय और जो व्यय बेसिकली है, तो उनका जो अध्ययन जो हम संबंधित करते हैं, वो आपका लोकवित्त आपका हो जाता है, ठीक है। अब इसकी जो सामग्री की हम बात करें भाई कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपके शामिल हैं, तो इसके आप जब देखोगे तो इसमें आपके मुख्य रूप से 5 घटक आपके शामिल होते हैं, किसमें, लोकवित्त में। अब पहला इसमें आपका आता है, एक आती है सार्वजनिक आय, यानी कि आपकी जो पब्लिक रेवेन्यू बेसिकली है, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे भाई, तो ये सरकार के हम जो जो सरकार बेसिकली है, तो सरकार के जितने भी स्रोत हैं, उन स्रोतों से जो सरकार को पास जो पैसा आ रहा है, जो प्राप्तियां हो रही है, जो रिसिप्ट आ रही है बेसिकली, वो आपकी हो जाएगी सार्वजनिक आय, ठीक है। अब अंदर जाओगे तो अंदर आपको एक कर राजस्व मिलेगा, फिर आपको एक गैर कर राजस्व मिलेगा। कर राजस्व के अंदर भी जाओगे तो आपको एक प्रत्यक्ष कर मिलेगा, एक अप्रत्यक्ष कर मिलेगा,
समझो। तो जितने भी अंदर का आपका ये हो जाएगा, ये आपका सारा उसके अंदर सार्वजनिक यानी कि पब्लिक रेवेन्यू के अंदर आ जाएगा। और ये सरकार की आपकी प्राप्तियाँ हैं भाई। अब प्राप्तियाँ इसमें आपने दो देखा, एक तो आपका टैक्स रेवेन्यू हो गया, एक आपका गैर टैक्स रेवेन्यू आपका हो गया, नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गया। अब ये आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत आपका कर राजस्व बना हुआ है, इसको आपको देखना भाई। इसमें आपके प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर आएंगे। अब प्रत्यक्ष कर यानी कि जो डायरेक्ट आपके जो टैक्स होंगे, जैसे आपका इनकम पे लग गया, आपके निगम कर पे लग गया केंद्र के लिए, आपका जो लैंड के उसमें लग गया, भूमि राजस्व के रूप में लग गया राज्य के लिए। तो ये क्या आपकी डायरेक्ट आपके टैक्स के रूप में काम कर रहे हैं। अब इनडायरेक्ट टैक्स की हम बात करेंगे भाई, जो आपका अप्रत्यक्ष कर है, तो आपका जीएसटी आपका हो गया, जो आपका कस्टम ड्यूटी आपका हो गया, जो आपका एक्साइज ड्यूटी बेसिकली ये क्योंकि आपकी है, ये सब आपके इनडायरेक्ट टैक्स हैं। तो ये आपको इनको जानते रहना है। अब अगला ये बोला कि जो गैर कर है भाई, जो बिना कर के आपका राजस्व मिल रहा है, तो इनमें आपको उन बातों को ध्यान रखना है कि सरकार द्वारा जो प्रदान की जा रही जो आपकी सेवाएं हैं, तो उन सेवाओं के लिए जो आपका शुल्क लग रहा है, जो फीस लग रहा है वो आपका हो गया, जो आपका जुर्माना लग रहा है आपका वो हो गया, और जो आपके सरकारी उपक्रमों का लाभ आपका हो गया, ब्याज आपको जो प्राप्ति मिल रही है, जो आपको अनुदान ग्रांट्स वगैरह मिल रहा है, वो आपका क्या है, वो आपका गैर कर राजस्व में आपका आ जाएगा। तो सार्वजनिक व्यय में आपको इन सब बातों को ध्यान रखना है। तो ये आपका पहला घटक हो गया किसका, लोकवित्त का। दूसरा आपका घटक क्या है, सार्वजनिक व्यय। ठीक है, तो ऊपर जितना जहाँ से आया ना, अब उतना जो खर्च हमें वापस करना है सरकार के द्वारा, तो आपका सरकार का आपका सार्वजनिक व्यय हो जाएगा। अब इनमें उन सिद्धांतों और विधियों का अध्ययन करना है जिनके अनुसार सरकार क्या है, धन खर्च कर रही है भाई। अब इसमें आपका एक राजस्व व्यय आएगा, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आएगा, और एक आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा। जब हम राजस्व व्यय की बात करते हैं, ठीक है, तो एक रेवेन्यू यानी कि खर्च आपका हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका खर्च जो होगा, जो व्यय आपका होगा, उससे कोई परिसंपत्ति, कोई वापस में कोई एसेट आपको नहीं बनेगा भाई। ठीक है, मतलब एक बार खर्च हो गया तो हो गया, बदले में सरकार को या फिर उसे कुछ मिलेगा नहीं। अब आपका तनख्वाह चली गई, पेंशन चली गई, आपका ब्याज भुगतान आपका हो गया, सब्सिडी हो गया, तो ये तो सरकार ने पे कर दिया ना, इससे कोई आपका एसेट तो आपका जमा नहीं हो रहा है, वो बन नहीं रहा है। तो ये आपका राजस्व व्यय में आ जाएगा। अगला ये आपका बोला जो पूंजीगत व्यय आपका है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि कैपिटल बन रहा है, जो पूंजीगत आपकी बन रही है, पूंजी बन रही है, यानी इसमें व्यय तो हो रहा है, पैसे तो लग रहे हैं अभी वर्तमान में, लेकिन इनसे आपका क्या होगा, भौतिक या आपकी वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण होता रहता है। जैसे आपने सड़क बनाने में पैसा लगा दिया, पुल बनाने पर आपने पैसा लगा दिया, आपने अस्पताल बनाने में पैसा लगाया, आपने मशीनरी पे भारी निवेश कर दिया, आपने ऋण प्रदान किया, तो ये क्या है, इनसे आपको बदले में आपका कैपिटल आपका जो एक असेट के रूप में काम करते रहेंगे। ठीक है, अब सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत की हम बात करते हैं, तो यानी कि ये बोलता है कि आप जो अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत बेसिकली है, या फिर हम कह सकते हैं कि मित व्ययिता का सिद्धांत भी इसे हम बोल सकते हैं। तो इसको आप इसके पढ़ सकते हो। मेन जो आपका मोटो आपका होना चाहिए, जो कंसर्न है आपका ऊपर, वही है आपका सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय, आपकी दो चीज़ें आपकी हो गई। अब ये बोला है कि सार्वजनिक ऋण भी आपका एक घटक है भाई। अब इसमें ये बोला है कि जब सरकार क्या करेगा, जब सरकार की आय उसके व्यय को पूरा करने में अक्षम होती है, तो वो क्या करेगी, वो ऋण लेती है। ठीक है, अर्थ क्या है भाई, तो सरकार द्वारा क्या है, जो आपके घरेलू और जो आपके विदेशी स्रोत हैं, उनसे जो आपका उधार लिया जाएगा, वो आपका सार्वजनिक ऋण हो जाएगा। प्रकार आप देखोगे, एक तो आंतरिक ऋण आपका हो जाएगा, एक आपका बाह्य ऋण हो जाएगा आपका। प्रबंधन कैसे, ऋण के उपयोग आपका हो गया, कोई रिपेमेंट आपको चुकौती करनी है, कोई ब्याज भुगतान का प्रबंधन, बेसिकली जो चीज़ें बेसिकली वो इसमें इसके अंतर्गत अब क्या जाएगी। तो लोक वित्त के घटक के रूप में तीसरा घटक आपका है सार्वजनिक ऋण। चौथा घटक है आपका वित्तीय प्रशासन, प्रशासन की बात कर रहा है भाई, जो आपका फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी ये सरकार की क्या करेगा, जो वित्तीय गतिविधियाँ बेसिकली है, उनका प्रबंधन आपका हो गया, उनका नियंत्रण हो गया, संचालन से संबंधित चीज़ें हैं भाई। अब आपका बजट निर्माण आपका हो गया, जो लेखांकन आपका हो गया, तो बजट निर्माण में आपका आय आपका हो गया, जो व्यय हो गया, इनका अनुमान आपका हो गया। बजट तैयार करना आपका हो गया, उसे पारित कराना हो गया, उससे क्रियान्वित कराना संबंधित चीज़ें आपके इसमें आ जाएगी। लेखांकन और जो ऑडिटिंग और जो हम अकाउंटिंग बात करते हैं, इसमें क्या है, धन का जो सही उपयोग है। ठीक है, तो उसको जो है सुनिश्चित करने के लिए क्या है, खातों का जो रखरखाव करना पड़ता है आपका, वो कैग के द्वारा खातों की जांच की जाती है। राजकोषीय नियंत्रण की बात करें, तो ये आपकी जो व्यय बेसिकली हो रहा है उस पर नियंत्रण रखना भाई, ताकि और जो आपका वित्तीय अनुशासन है उससे बनाए रखना। तो ये सब आपका किस में आ जाएगा, ये वित्तीय प्रशासन में आपका आ जाएगा, जो कि आपका किसका घटक है, लोक वित्त का घटक है। तो इसको आपको जानते रहना है। और अंतिम ये बोल रहा है आपका कि राजकोषीय आपकी वित्तीय नीति, यानी आपकी जो फिजिकल पॉलिसी है बेसिकली सरकार द्वारा, क्या है, आपके जो आर्थिक उद्देश्य होते हैं। अगर सरकार ने क्या करना है कि विकास आपका हो गया, रोजगार आपका हो गया, मूल्य स्थिरता हो गया, तो ये आपके जो आर्थिक उद्देश्य बेसिकली है, इनको अगर प्राप्त करना है, तो प्राप्त करने के लिए आपको जो सार्वजनिक आय आपकी हो गई, जो व्यय आपका हो गया, और जो ऋण हो गया, इनके साधनों क्या है, जानबूझकर उपयोग की इससे संबंधित चीज़ें हैं। कहने का मतलब है, सरकार द्वारा आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक आय और व्यय
और ऋण के साधनों के जानबूझकर किए गए उपयोग संबंधित क्या आपका राजकोषीय नीति आपको समझना है। ठीक है, अब साधन आप समझो भाई, आपका कराधान आपका हो गया, टैक्सेशन आपका हो गया, जो आपका सार्वजनिक व्यय आपका हो गया, घाटे का हीनार्थ प्रभाव आपका जो हो गया, घाटे का प्रबंधन आपका हो गया, ये सब क्या आपकी राजकोषीय नीति के अंतर्गत आपको आएगा। अब इनका उद्देश्य बेसिकली क्या है भाई, आपकी एक आर्थिक स्थिरता पैदा करना, प्राप्त करना। बेसिकली आपकी जो आय असमानता है उसमें आपको कमी करना है, समानता को बढ़ावा देना है, आर्थिक जो विकास आपका है उसको आपको प्रोत्साहन देना है। तो ये क्या है आपके राजकोषीय निधि या वित्तीय निधि के आपके घटक हैं बेसिकली, इनके उद्देश्य बेसिकली है। तो लोक वित्त के संबंध में आप इन 5 घटकों को थोड़ा सा जानते रहना है। ठीक है, अब उत्तराखंड के संदर्भ में हम जो लोक वित्त के अनुप्रयोग की हम बात करते हैं, तो आप ये देखो भाई। ठीक है, यहाँ पे बजट थोड़ा सा, एक मिनट ना। ठीक है, वो चुनाव जो डेटा था वो पुराना था, अभी हम बजट देखेंगे 25-26 का, तो वहाँ हम जितने भी आपके डेटा संबंधी चीज़ें हैं वहाँ वहाँ हम बेसिकली उन्हें समझ लेंगे। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं उत्तराखंड में जो आपके लोक वित्त आपका बेसिकली उसके क्या अनुप्रयोग हैं, तो लोक वित्त को आप उत्तराखंड के संदर्भ में आप देखोगे विभिन्न घटकों के रूप में, यानी कि आपका जो सार्वजनिक आय की हमने बात की, तो उत्तराखंड के संदर्भ में आप देखते हो सबसे बड़ी चुनौती भी नहीं है, क्योंकि आपकी केंद्र पर उच्च निर्भरता आपकी है और स्वयं के आपके जो गैर कर राजस्व है उनका सीमित दोहन आपका हो रहा है। आपका सार्वजनिक व्यय की हम बात करें, पब्लिक आपका जो एक्सपेंडिचर है भाई, तो उत्तराखंड में मुख्य चुनौती क्या है, आपका प्रतिबद्ध व्यय आपका है, जो वेतन में आपका पैसा जा रहा है, आपका पेंशन में अधिक पैसा जा रहा है, ब्याज में अधिक पैसा जा रहा है। तो इनका जो उच्च हिस्सा बेसिकली है उससे क्या हो रहा है, उससे आपकी जो विकासात्मक पूंजीगत व्यय है उसके लिए अभी गुंजाइश कम हो जाती है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। सार्वजनिक ऋण की बात कर रहा है, पब्लिक डेप्थ की बात कर रहा है, तो पब्लिक डेप्थ में आप जाओगे तो उसमें आप देखोगे कि विकास परियोजना के लिए क्या आपकी जो आवश्यक ऋण आपका हो गया और जो लगातार आपका जो ब्याज भुगतान है उसके बीच आपका जो बोझ के बीच आपका जो संतुलन बेसिकली उसको बनाने की चुनौती का काम बना हुआ है। वित्तीय प्रशासन की हम बात करें, तो वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने के लिए क्या है, उत्तराखंड जो आपका लोक वित्तीय प्रबंधन आपका जो सुदृढ़ीकरण परियोजना बेसिकली है। ठीक है, और जो IFMS का है इनका कार्यान्वयन कर रही है ताकि आपका वित्तीय प्रशासन आपका जो उत्तराखंड में अच्छा हो सके भाई। ठीक है, और अंतिम आपकी जो राजकोष नीति आपकी आती है, तो इसका फोकस आपका होता है कि जो पूंजीगत व्यय है बेसिकली, ठीक है, उसको बढ़ाकर क्या करना है, जो आपका विकास है उत्तराखंड का उसको गति देना है। जो आपको उत्तराखंड में क्या है एक रोजगार का सृजन करना है, उसको बढ़ावा देना है। आपके जो विशेष रूप से आपके जो पहाड़ी बुनियादी ढांचे पे क्या है आपको उस पर आपको फोकस करना है, ध्यान केंद्रित करना है। ठीक है, अब प्राथमिकता वाले क्षेत्र आपके जो पर्यटन आपका हो गया, बुनियादी ढांचा आपका हो गया, स्वास्थ्य हो गया और शिक्षा हो गया, इन सब सेक्टर में क्या आपका निवेश को आपको प्राथमिकता दी गई है। ठीक है, तो जब आप उत्तराखंड के संदर्भ में बात करते हो तो आपको इस तरीके से पांचों घटकों को थोड़ा सा जान लेना होता है। ठीक है, अब निष्कर्ष की हम बात करेंगे अगर तो उत्तराखंड में लोक वित्त को आप क्या बोलोगे कि लोक वित्त का प्रबंधन आपका एक संतुलनकारी कार्य है। एक और सरकार को क्या है सामाजिक कल्याण आपका हो गया, अनिवार्य सेवाएं आपकी जो वेतन पेंशन है उनको पूरा करना होता है। तो दूसरी और जो राज्यों का अपने जो आपका राजस्व आधार बेसिकली है, जो बेस है उसको मजबूत करना है, और उसको मजबूत करते हुए क्या आपको एक राजकोषीय अनुशासन वो भी बनाए रखना है। उसके लिए पूंजीगत व्यय के माध्यम से क्या है तीव्र आर्थिक विकास आपका सुनिश्चित करना होता है। समझ गए, और लोक वित्त के इन घटकों का प्रभावी प्रबंधन यहाँ पर क्या है उत्तराखंड में सतत विकास की कुंजी आपकी है, इसको आपको तो सब जानते रहना है। तो लोक वित्त में बेसिकली आपको उन 5 घटकों को ध्यान रखना है, किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, उनके बारे में तो आपको बेसिक जानकारी आपकी होनी चाहिए। अब राज्य कर की बात करें भाई कि उत्तराखंड के प्रमुख राज्य कर कौन से होंगे, 25-26 के अनुसार हम बजट के अनुसार हम देखते हैं। ठीक है, तो राज्य कर की हम बात करते हैं अगर, तो ये कर क्या है, ये राज्य सरकार के क्या है एक स्वयं के कर राजस्व की हम बात करते हैं, उनके आपके मुख्य स्तंभ बने हुए हैं। ठीक है, तो इनका अगर अनुमानित योगदान आप देखोगे 25-26 में आपका तो 39 लाख करोड़ के आसपास आपका बना हुआ है लगभग। अब पहला आपका है वाणिज्यिक यानी कि व्यापार कर आपका है, यानी कि GST हम बोल सकते हैं। तो ये क्या है, ये अब क्या है मुख्य रूप से आपका जो राज्य है, तो वस्तु एवं जो आपका सेवा कर आपका GST और SGST बेसिकली, सेंट्रल GST और स्टेट GST। ठीक है, GST तो इस रूप में आपका एकत्र किया जा रहा है भाई। और जो आपका क्या है SOTR का सबसे एक जो बड़ा एकल स्रोत बेसिकली आपका वाणिज्यिक गतिविधियों की वृद्धि पर सीधा निर्भर करता है। अब लोक वित्त के संदर्भ में क्या इसका महत्व है भाई, तो शीर्ष आपका राजस्व का स्रोत कौन है आपका वाणिज्यिक और जो व्यापार कर बना हुआ है, तो राज्य के आपके जो कर राजस्व में आपका जो इनका हिस्सा होगा वो सबसे अधिक होगा भाई। ठीक है, और बजट में जब आप जाओगे SGST के संग्रह में, तो वहाँ उच्च वृद्धि का तो लक्ष्य रखा गया है, जो क्या कर रहा है जो आपके आर्थिक सुधार आपके होगी, उनका अनुपालन दक्षता बेसिकली होगी, उन पर आपका एक आधारित बना हुआ है। तो इसको आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हो। अगला ये बोल रहा है कि वाणिज्यिक व्यापार कर के बाद आपको ध्यान रखना है आपका जो राज्य उत्पाद शुल्क है, जो आपका स्टेट एक्साइज ड्यूटी इसके भाई,
तो ये क्या है आपका, ये आपका हो जाएगा जो आपका शराब के उत्पादन आपका हो गया, ठीक है। और जो बिक्री है इस पे आपको जो एक इस पे लगाया जाता है, और जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। तो जिससे आपका क्या राज्य के लिए राजस्व का एक शक्तिशाली और एक लचीला स्रोत बना हुआ है। और दूसरा सबसे हम बड़ा स्रोत की बात करें तो एसओटीआर में आप इसका देखोगे अगर आप योगदान, तो एसजीएसटी के बाद दूसरे स्थान पर क्या है आपका राज्य उत्पाद शुल्क आपका बना हुआ है। और सरकार इस मत से क्या है जो आपका राजस्व लक्ष्य बेसिकली उसको प्राप्त करने के लिए अक्सर जो क्या करती है अपनी नीतियों में बदलाव करती रहती है। उदाहरण के लिए आप देखो कि जो आप 25-26 के लिए आपको जो आपका राजस्व है बेसिकली उसका लक्ष्य कितना रखा गया है, लगभग 5,060 करोड़ से अधिक का अनुमान लगाया गया है। इनको आपको ध्यान रखना है। अब अगला है बोला आपका स्टाम्प एवं जो पंजीकरण शुल्क आपका हो गया भाई। तो ये क्या है आपकी जो अचल संपत्ति बेसिकली होती है, तो अब जब अचल संपत्ति का आप हस्तांतरण करते हो तो उसके हस्तांतरण पर आपका टैक्स लगता है। आपका स्टाम्प जो पंजीकरण आपका टैक्स आ जाएगा, ठीक है, शुल्क आ जाएगा। और 25-26 के बजट में आप देखोगे तो इस मद से होने वाली जो आपकी आय थे तो उसका सीधा संबंध आपका जो राज्य में आपका रियल एस्टेट आपका हो गया, जो शहरी विकास आपका हो गया, इनको गति देने से भाई, जिससे आपका सरकार द्वारा क्या है बढ़ावा दिया जा रहा है। तो स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क को आपको इस तरीके से आपको समझना है। अब अगला ये बोल रहा है आपका जो पूंजीगत लेन देन है बेसिकली उससे आय, ठीक है। तो स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क की हम बात करते हैं तो संपत्ति बाजार में क्या होता है, जब संपत्ति बाजार में आपका जब उछाल आता है तो उससे आपके जो राज्य की राजस्व प्राप्तियां बेसिकली होती है उनमें आपकी स्थिरता आती है। और ये क्या करता है, ये आपकी पूंजीगत प्राप्ति बेसिकली जैसे आपकी शहरी विकास इनको वित्त पोषित करने में क्या है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मदद करता है। तो इसको आपको इस तरीके से जानना है। चौथा आपका है वाहन कर टैक्स, आपको जो ये है मोटर व्हीकल पे, इसको जानना है। तो आपका क्या है कि जो वाहन के पंजीकरण आप करते हो परिचालन बेसिकली होता है, तो उन पे जो बेसिकली टैक्स लगता है वो आपका हो जाएगा पर्यटन और सड़क अवसंरचना पर आपका टैक्स। और अगर हम पर्यटन और आपका सड़क अवसंरचना पर 25-26 के बजट पर फोकस करेंगे तो इस कर से होने वाली जो आपकी वृद्धि है आय है बेसिकली उसमें आपको वृद्धि की उम्मीद आपकी बनी हुई है 25-26 के मामले में। परिवहन क्षेत्र का योगदान की हम बात करें तो लगभग 1,000 करोड़ से अधिक का आवंटन जो है सड़कों आपकी जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आपकी होगी, जो आपकी नई सड़क आपकी जो आपकी योजना से संबंधित चीज़ें हैं इन पर आपका क्या है लगभग इनका आवंटन किया गया है, ठीक है। जो क्या कर रहा है आपका जो अप्रत्यक्ष रूप से आपके वाहनों की जो संख्या और जो इस कर से होने वाली आय को बढ़ाता है। अब पांचवा आपका बोल रहा है आपका जो एंटरटेनमेंट टैक्स है यानी कि जो मनोरंजन कर है। तो अब ये आप देखोगे तो ये कर अब काफ़ी हद तक का है आपका जो स्टेट जीएसटी है बेसिकली उसमें आपका समावित हो गया है, एसजीएसटी में आपका समावित हो गया है। अब इसका सीमित स्वतंत्र आपका महत्व बना हुआ है भाई। अब एक इसका जो बड़ा हिस्सा है वो आपका एसजीएसटी में के माध्यम से एकत्र हो रहा है, और इसीलिए आप देखते हो इसका स्वतंत्र आपका राजस्व है बेसिकली उसका महत्व आपका गौण हो गया है सिवाय कुछ स्थानीय शुल्क को छोड़ के, ठीक है। अगला देखते हैं आपका, ठीक है। तो मनोरंजन कर आपका हो गया। अगला आपका क्या है कि आपका जो विद्युत कर है, जो आपका विद्युत शुल्क हम एक हिसाब से बोल सकते हैं। तो ये आपका क्या है जो आपकी बिजली की खपत बेसिकली है बेसिकली उस पर लगता है, आपको पता ही है। और ये आपका जीएसटी के बाहर आपको रखा गया है। अब 25-26 की हम बात करें अगर बजट में तो वहाँ आप देखते हो कि ऊर्जा आपका जो बुनियादी ढांचा है बेसिकली उस पर ध्यान केंद्रित करने की बात की गई है, ठीक है। और जब उसमें ध्यान केंद्रित करने की बात की गई तो आपका जो औद्योगिक आपका हो गया जो आपका वाणिज्यिक खपत बेसिकली होगी उसके बढ़ने पर ये आय आपकी बढ़ेगी। तो इस बात के आपको थोड़ा ध्यान रखा गया कि आपका जो विद्युत कर आपका जो शुल्क होगा वो थोड़ा और बढ़ने की आशंका रखी गई है, ठीक है। ऊर्जा क्षेत्र का राजस्व की हम बात करें अगर तो ये कि आपका जो कर आपका बेसिकली है तो राज्य के आपका जो ऊर्जा क्षेत्र है तो उसमें जो उसका वित्तीय स्वास्थ्य बेसिकली है तो उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है आपका जो आपका विद्युत शुल्क आपका है, विद्युत कर आपका बेसिकली हो गया, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स आपका हो गया, ठीक है। तो जो आपका औद्योगिक आपका हो गया जो घरेलू क्षेत्र बेसिकली हो गया इनकी वृद्धि को भी आपको क्या है दर्शाता है, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा को ध्यान रखना है। अब लोक वित्त में आप जब देखो बजट में इसमें कि क्या बात आपको देखने को मिलती है तो 25-26 के बजट में आप देखते हो तो ऊपर जो आपके कर बेसिकली थे उपरोक्त कर थे इनका जो कुशल संग्रह हो सके तो राज्य के वित्तीय लक्ष्य बेसिकली थे उनको प्राप्त करने के लिए आपके महत्वपूर्ण भूमिका इनके आपके निभाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपका ये बोल रहा है कि राजस्व की आपकी आत्मनिर्भरता की बात कर रहा है। यानी आप जब देखते हो कि इसमें 39,917 करोड़ का आपका क्या है एक एसओटीआर आपका जो लक्ष्य है बेसिकली वो दर्शाता है कि राज्य क्या है, राज्य अपनी जो आपकी राजस्व आवश्यकताएं बेसिकली हैं उनका लगभग 40 से 45 हिस्से आपका जो है परसेंट हिस्सा है वो अपने दम पर वित्त पोषित करने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। हालांकि केंद्र पर आपकी निर्भरता तो खैर अभी भी काफ़ी हद तक बनी हुई है, लेकिन आप कह सकते हो कि 40 से 45% का हिस्सा जो अपने दम पर वित्त पोषित करने का प्रयास कर रहा है। विकास का वित्त पोषण की हम बात करें भाई कि भाई इन करों से आपको जो प्राप्त आय हो रही है उनका उपयोग क्या है, लगभग 1,01,01 करोड़ का आपका जो बजट बेसिकली इस बार का है
1 करोड़ मैंने उल्टा बोल दिया। बेसिकली 1 लाख करोड़ का आपका जो बजट बेसिकली है, 1,000 मुझे बोलना चाहिए था यहाँ पे। तो 1 लाख करोड़ का आपका जो बजट बेसिकली है, तो उसमें आप देखते हो तो 13,000 करोड़ का आपका जो अनुमानित आपका जो पूंजीगत परिव्यय है, जो आपका कैपिटल आउटले है, उसको बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है, ताकि आपका विकास हो सके, विकास का वित्त पोषण हो सके। जिसका उपयोग कहाँ किया जाएगा? आपका आपकी सड़कें होंगी, पुल हो गए, जो आपके जल परियोजना बेसिकली होगी, इनके लिए आपकी आवश्यक बनी हुई है। ठीक है। और संक्षेप में आप समझो तो उत्तराखंड के लिए आपका जो SGST है, स्टेट GST का आपका हो गया, आपका जो उत्पाद शुल्क हो गया, ये क्या है आपका, ये मुख्य राजस्व के चालक बने हुए हैं। तो इनको आपको इस तरीके से देखना है भाई। और जबकि आपको जो स्टाम्प शुल्क आपका हो गया, जो वाहन कर आपका हो गया, जो आपके अन्य आपके जो टैक्स चीज़ें हैं, आपकी जो कर संबंधी चीज़ें हैं, वो आपकी क्रमशः अचल संपत्ति आपकी होगी और परिवहन क्षेत्र आपकी होगी, इनकी वृद्धि को दर्शाने का काम कर रहे हैं। ठीक है। और इन सभी राज्य करों का आपको क्या है, कुशल प्रबंधन आपका जो हुआ है, वही कि आपका 1 लाख करोड़ से आपका जो अधिक का जो महत्वाकांक्षी बजट इस बार आपको देखने को मिला है, उसका सफलतापूर्वक जो क्रियान्वयन करने की कुंजी क्या है आपकी, यही है कि आपके उपभोग जो आपके राज्य करें, उनका कुशल अगर प्रबंधन होगा, उसी बेसिस पे आपका जो 1 लाख करोड़ का जो बजट आपका रखा है, इस बार जो महत्वाकांक्षी बजट रखा है, उसका सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करने की कुंजी आपकी वही है। ठीक है। तो मेन फोकस आपका इनमें है, क्योंकि जो आपका स्टेट GST आपका हो गया और जो उत्पाद शुल्क आपका हो गया, ये उत्तराखंड के आपके क्या मुख्य राजस्व के चालक बने हुए हैं। ठीक है। तो इनको आपको इतना सा समझना है। अब आते हैं उत्तराखंड के लोक व्यय के संबंध में। 25-26 के बजट को हम थोड़ा सा देखेंगे कि किस तरीके से इसमें चीज़ें आपका और प्रमुख क्षेत्रों का आवंटन का किस बार का उल्लेखित वगैरह चीज़ हम देखेंगे। ठीक है। तो लोक व्यय का आप ये समझो कि लोक व्यय होता क्या है। तो लोक व्यय ये समझो कि लोक यानी कि पब्लिक, जनता, जन, और व्यय मतलब आपका खर्चा हो गया। ठीक है। तो लोक वित्त का एक ही महत्वपूर्ण आयाम क्या है आपका, लोक व्यय बना हुआ है। ठीक है। तो इसमें वो सभी खर्चे आएंगे, उन सभी खर्चों को संदर्भित हम करेंगे जो सरकार क्या है, सरकार चाहे केंद्र की हो, राज्य की हो, चाहे आप स्थानीय स्तर की हम बात कर रहे हैं, प्राधिकरण की बात कर रहे हैं, तो अपने जो कार्य निकले हैं, जो आपके समाज के कल्याण हो गए, उनको बढ़ावा देने के लिए जो आपका व्यय कर रही है, वो आपका लोक व्यय में आ जाएगा। अब इसका अर्थ आप समझो कि भाई वह धनराशि है लोक व्यय, जो सरकार नागरिकों की सामूहिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या कर रही है, और जो सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए और देश के एक आर्थिक विकास की गति देने के लिए खर्च करती है, वही आपका लोक व्यय है। और ये साथ ही आप देखोगे तो सरकारी बजट का एक हिस्सा है आपका। इसके द्वारा क्या है, इसके द्वारा सरकार जो आपका एक अपनी राजकोषीय नीतियों का क्रियान्वयन यानी करती है। तो इस बात को थोड़ा सा आपको जानते रहना है। ठीक है। लोक व्यय को, तो लोक व्यय को पब्लिक हम जो एक्सपेंडिचर की बात करें, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि लोक व्यय यानी कि जो लोग आने की जो आपकी देश के या राज्य की जो जनता बेसिकली, तो उन जनता के लिए आपके जो कार्य किए जा रहे हैं, जो उनके आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही है, उन चीज़ों के लिए आपके राज्य के आर्थिक विकास की धारा देने के लिए हो गया, सामाजिक कल्याण की बात हो गई, तो इनके जो आपका खर्चा किया जा रहा है वो आपका लोक व्यय में आपका आ जाएगा। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि उस लोक व्यय के उद्देश्य और महत्व क्या होंगे भाई, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, आप ये जान लो भाई। तो आप आधुनिक अर्थव्यवस्था की बात करते हो, तो आधुनिक अर्थव्यवस्था में आप देखते हो कि लोक व्यय क्या है, लोक व्यय केवल प्रशासनिक खर्च तक सीमित नहीं है आपका, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण आपका नीतिगत उपकरण भी बन गया है भाई। ठीक है। तो इसे आप ये नहीं बोल सकते हो कि आपका जो लोक व्यय है बेसिकली, वो सिर्फ केवल प्रशासनिक खर्च तक सीमित है। ठीक है। इसे आपका जो नीतिगत उपकरण के रूप में इसका देखा जा रहा है, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसकी जो मुख्य उद्देश्य और जो महत्व बेसिकली उनके माध्यम से आप अभी समझ पाओगे। अब पहला ये बोला कि संसाधनों का आवंटन की बात कर रहा है, कि आपके जो रिसोर्सेज हैं उनका जो अलोकेशन बेसिकली है, उनके संबंध में बोल रहा है कि भाई सरकार ये तय करती है क्या, कि जो सार्वजनिक आपकी वस्तुएं बेसिकली है, जैसे आपकी रक्षा आपके हो गए, कानून आपके हो गए, व्यवस्था बेसिकली हो गई, और जो आपके सामाजिक आपकी जो सामाजिक वस्तुएं आपकी हो गई, जैसे आपके शिक्षा आपका हो गया, जो आपका स्वास्थ्य हो गया, इन पर कितना खर्च करना है। ठीक है। जिससे आपके संसाधन बेसिकली हैं उनका सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित हो सके। ठीक है। तो एक बात आपको ये ध्यान रखनी है। अगला ये बोल रहा है कि आर्थिक स्थिरता की बात करें, आपकी जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, यानी कि जो मंदी के टाइम पे आप देखोगे, जब मंदी के दौरान आपकी जो मांग बढ़ेगी, तो मांग बढ़ाने के लिए आपको खर्च करना है, मुद्रास्फीति आ गई, तो अब आपको उस टाइम पे जो मांग बेसिकली ज़्यादा आपकी जो बनी हुई है, उस मांग को नियंत्रित करने के लिए आपको खर्च को कम करना है। समझो। तो आर्थिक स्थिरता को आपको एक स्टेबिलिटी लाने के लिए आप किस तरीके से आप काम करोगे, उसके संबंध में आपका इसका उद्देश्य आपको देख सकते हो। आय के पुनर्वितरण के संबंध में, यानी कि आपका जो गरीब आपके हो गए, जो वंचित आपके हो गए, उनको सब्सिडी देना हो गया, उनको पेंशन देना हो गया, उनके लिए कल्याणकारी आपकी योजनाएं आपकी जैसे मनरेगा आपकी हो गई, उनके माध्यम से जो धन आपका हस्तांतरित किया जा रहा है, हस्तांतरित करना आपका हो गया, उससे क्या, उससे आय की जो असमानता कम होगी, वो आपका हो गया।
अगला ये बोल रहा है बुनियादी ढांचा विकास की बात कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहा है। सड़कें आपकी हो गई, पुल आपकी हो गई, बिजली आपकी हो गई, संचार आपकी हो गई। इनके जैसे जो आपकी महत्वपूर्ण आपकी अवसरता है उस पर खर्च करने से क्या है, उससे आपकी देश की उत्पादक क्षमता बेसिकली होगी वो बढ़ेगी भाई। तो आपका बुनियादी ढांचा विकास आपका हो गया। सामाजिक कल्याण की बात कर रहा है भाई, कि आपका शिक्षा आपका हो गया, स्वास्थ्य आपका हो गया, जो सामाजिक सुरक्षा बेसिकली हो गई। इन पर खर्च करके क्या है, आप खर्च करके मानव पूंजी का निर्माण आपको जो करना है, आपके नागरिकों के जीवन के स्तर में सुधार बेसिकली लाना है। तो ये क्या है, ये बेसिकली ये उद्देश्य और महत्व है। अगर आप सवाल बन जाए कि लोकव्यय से आप क्या समझते हैं और लोकव्यय के उद्देश्य और महत्व क्या है, कि भाई जो लोकव्यय जो जनता के लिए आपको खर्च किया जा रहा है, व्यय किया जा रहा है, उसका उद्देश्य और महत्व क्या है। तो उसका उद्देश्य यही है ना कि संसाधनों का आवंटन हो पाए, आपकी आर्थिक स्थिरता आपकी आ पाई, आय का पुनर्वितरण हो सके, बुनियादी ढांचा विकास हो पाए, सामाजिक कल्याण हो पाए। तो ये तो आपका महत्व है, ये आपका उद्देश्य है, इसको आपको इस तरह से समझना है। अगर ये बोले कि लोक व्यय का वर्गीकरण आप किस तरीके से करोगे भाई, किस तरीके से आप इनका क्लासिफिकेशन करोगे, जो आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर आपका होता है, इसको आपको देखना है। अब इसमें आप देखोगे तो आपका जो राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, एक आपका ये हो जाएगा, और एक आपका हो जाएगा दूसरा कि विकास व्यय और गैर विकास व्यय। ठीक है। तो जब वर्गीकरण की हम बात करते हैं तो पहला वर्गीकरण आप करते हो राजस्व व्यय, और आपका पूंजीगत व्यय आपका जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अभी हमने थोड़ी देर ऊपर भी आपको इसको समझा था कैपिटल को। अब इसका अर्थ क्या है भाई, तो राजस्व की व्यय हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसा व्यय है, एक ऐसा खर्चा है, ऐसा खर्च है बेसिकली, आप खर्च समझो, ठीक है। तो जो ना तो कोई आपका परिसंपत्ति यानी कि वो असेट बना रहा है, और ना ही किसी भी देयता यानी कि जो लायबिलिटी है उसको कम कर रहा है, समझ गए। तो आपका जो राजस्व व्यय हो जाएगा आपका, उससे आपको ये समझना है कि भाई क्या आपको जो ऐसा व्यय है, जो ना तो कोई आपकी परिसंपत्ति आपके बनाएगा, और ना ही किसी की जो देयता आप पे अगर है तो उसको कम करेगा। जबकि आपकी जो पूंजीगत व्यय आपका होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका होता है, तो ये आपके जो व्यय बेसिकली जो खर्च बेसिकली होता है, तो खर्च ऐसा है जो आपके असेट का निर्माण करता है, परिसंपत्तियों का निर्माण करता है, जैसे आपका स्कूल, पुल, सड़कें आपकी हो गई, या सरकार की जो देयता बेसिकली है उनको कम करने का काम करता है, जैसे आपका आपने ऋण चुकाने वाली बात हो गई, ठीक है। तो पूंजीगत व्यय को आपको इस तरह थोड़ा समझना है। अब राजस्व व्यय की आप एग्जांपल समझो, आप वेतन आपके हो गए, पेंशन हो गई, आप सब्सिडी आपकी, ब्याज भुगतान आपका, प्रशासनिक खर्च आपका हो गया। तो ये क्या आपके, ये आपके राजस्व व्यय के अंदर आ आएंगे, ठीक है। इनसे कोई परिसंपत्ति आपकी नहीं बन रही है, कोई देयता आपकी कम नहीं हो रही है। लेकिन जब हम पूंजीगत व्यय की बात करते हैं तो आपकी जो अवसंरचना पर आपका निवेश आपका हो गया, आपके शेयरों की खरीद बिक्री हो गई, आपकी जो मतलब खरीद बेसिकली होगी, आपके राज्य केंद्र आपके जो शासित प्रदेश हैं उनको ऋण देना हो गया। तो ये क्या है, ये बेसिकली आपके परिसंपत्ति का निर्माण कर रहे हैं, आपकी देयताओं को कम कर रहे हैं। तो ये बेसिकली आपके पूंजीगत व्यय हो जाएंगे। अब प्रभाव आप समझोगे तो आपका जो राजस्व व्यय आपका होगा, जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, वो आमतौर पर क्या होगा, अल्पकालिक होगा। और उसका जो प्रकृति बेसिकली होगी, उपभोग प्रकृति की आपकी होती है, प्रकृति उसकी होती है। और जब हम बात करते हैं दीर्घकालिक उसकी कैपिटल की, तो इसका जो आपका ये आप देखते हो, तो ये आपका व्यय जो आपका दीर्घकालिक होता है, एक लंबे समय तक आपको होता है। और अर्थव्यवस्था की इससे क्या एक उत्पादक जो क्षमता बेसिकली उसको बढ़ाने का काम करता है। तो राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय को आपको किस तरह समझना है। अब विकास व्यय और जो गैर विकास व्यय को आपको समझना है, ठीक है। वर्गीकरण आपका हो जाएगा, विकास भी आपका हो जाएगा और गैर विकास आपका भी हो जाएगा। तो अर्थ वो समझो भाई कि जो व्यय आपका है सीधे तौर पर आपके राज्य की उत्पादकता, हम राज्य के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, तो जो व्यय सीधे तौर पर आपके है राज्य की उत्पादकता को बढ़ाएगा और राज्य की आय को बढ़ाएगा, वो आपका विकास भी आपका हो जाएगा। जो व्यय राज्य की उत्पादकता क्षमता में सीधा योगदान नहीं करेगा, वो आपका गैर विकास आपका व्यय हो जाएगा, समझ गए। इसके अलावा ये बोला है कि जो शिक्षा, स्वास्थ्य आपका हो गया, जो कृषि आपका हो गया, जो उद्योग आपका हो गया, जो सिंचाई आपकी हो गई, जो बिजली आपकी हो गई, इन परियोजना पे जो खर्च आपका हो रहा है राज्य में, वो आपका राज्य में विकास भी हो जाएगा। और जो आपका राज्य में रक्षा सेवाएं, ब्याज भुगतान, प्रशासनिक भी आपका हो गया, पेंशन, तनख्वाह आपकी हो गई, तो ये आपके राज्य में जो खर्च हो रहा है वो आपके गैर विकास व्यय हो जाएगा राज्य में, ठीक है। तो इसी को आपको समझना है कि जो लोक व्यय हो जाएगा राज्य में, उसका उचित प्रबंधन किसी भी सरकार के लिए राज्य को उसी अनुशासन में और सतत आर्थिक विकास प्राप्त करने की कुंजी है। तो इस तरीके से आपको वर्गीकरण को समझना है, लोक व्यय को, ठीक है। अब उत्तराखंड में जब बात कर रहे हैं, ठीक है, इसको देखना है कि आपको जो लोक व्यय बेसिकली है इसको किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। हम्म, मतलब ये आपको समझना है कि जो लोक व्यय आपका किन किन जगहों पे आपका हुआ है उत्तराखंड के संदर्भ में, ठीक है। सामाजिक कल्याण योजनाओं के रूप में कहाँ हुआ है, आधारभूत संरचना विकास में कहाँ हुआ है। जब हम सामाजिक कल्याण योजनाओं की बात करें तो जो सामाजिक क्षेत्र आपका है उत्तराखंड का, वो राज्य का एक कुल व्यय का एक बड़ा हिस्सा है। और जितनी भी आपकी सामाजिक सेवाएं बेसिकली उसके तहत आता है। तो जितने भी सामाजिक कल्याण कार्यक्रम चल रहे होंगे, योजनाएं चल रही होंगी, उनमें जो खर्चा होगा
आपको इसके अंतर्गत डालना है। आपकी सामाजिक सुरक्षा की बात हो गई, आपकी पेंशन योजनाएं होंगी, उसमें आपका लगभग 1800 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जिसमें आपका बुजुर्ग हो गए, विधवा हो गए, विकलांग हो गए, उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सब्सिडी और खाद्य सुरक्षा की हम बात करते हैं कि भाई आपकी जो विभिन्न कल्याणकारी सब्सिडी है उसके माध्यम से आपको लगभग 918 करोड़ रुपए की जो राज्य की खाद्य सुरक्षा योजना आपकी होगी, उसके लिए 600 करोड़ का आदि का प्रावधान किया गया है। यानी कि कल्याणकारी सब्सिडी के लिए 1000 करोड़ का मतलब एक 925 करोड़ मान लो आप। और जो आपका जो खाद्य सुरक्षा योजना है, अन्नपूर्ति योजना है, उसके लिए 600 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आवास की बात की जाए कि भाई गरीब और जरूरतमंद जो परिवार है उनको आवास सुविधा के लिए जो प्रधानमंत्री आपका आवास योजना है उसमें 207 करोड़ की बात की गई है ग्रामीण पे, और शहरी हेतु 54 करोड़ का बजट रखा गया है। तो आपको थोड़ा सा डेटा ये भी याद रखना है किस योजना में कितना आपका बात की जा रही है लोकव्यय के संदर्भ में। अब लोकव्यय आपका आधारभूत संरचना विकास में क्या किया जा रहा है भाई, तो जब आधारभूत संरचना की हम बात करेंगे इसमें आपका संरचना और जो आपका संयोजकता यानी कि जो कनेक्टिविटी है, उसके बजट में आपकी जो सप्तऋषि की हमने बात की थी, सरकार के द्वारा सप्तऋषि की बात की गई, अभी हम बजट में आप डिटेल से देखेंगे। तो इसमें प्राथमिकताओं में से एक वाली बात की गई, ठीक है। सप्तऋषि आपकी जो प्राथमिकता है उसमें आधारभूत संरचना बेसिकली है वो एक बना हुआ है। और पूंजीगत व्यय की हम बात करेंगे उसमें बड़ी वृद्धि करके सरकार ने क्या किया, इस क्षेत्र पर विशेष या एक जोर इस पर दिया गया है। इसमें आपकी जो परिवहन सड़कें आपकी हो गई है, ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने आपकी जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आपका हो गया, उसमें 1000 करोड़ का बड़ा आवंटन किया गया है। जल संसाधन आपकी जो परियोजना आपकी जो है, जमरानी बांध परियोजना आपकी हो गई, सौंग परियोजना हो गई, इनके लिए आपका क्रमशः 625 करोड़ 75 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मेगा प्रोजेक्ट जो आपके उत्तराखंड में आपके चल रहे हैं, जो आपके बात की जा रही है जिनके बारे में, आपका चाहे औद्योगिक विकास की बात हो, चाहे बड़े बुनियादी ढांचों की बात हो, तो उनको गति देने के लिए आपकी जो मेगा इंडस्ट्री नीति आपकी होगी और जो आपके मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उन योजनाओं के तहत भी आपका बड़ी मात्रा में आवंटन किया गया है, उनका आपको उल्लेख करना है। तो आधारभूत संरचना विकास में आपको इन बातों का ध्यान रखना है। अगला ये बोल रहा है कि आपके जो प्राकृतिक संसाधन एवं जो पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहा है, ठीक है। तो पहाड़ी राज्य जब आपका बना हुआ है भाई, तो उसके कारण आपका जो पर्यावरण आपका सेगमेंट है, जो आपका जल संरक्षण आपका हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण हो जाएगा, उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है, ठीक है। जल कायाकल्प आपका जो स्प्रिंग और नदी कायाकल्प आ गए, जो आपका आपका स्प्रिंग का जो आपका जो रिवर रेजुएशन आपका जो सारा आपका था, उसके लिए आपका देखो तो 125 करोड़ का प्रावधान किया गया भाई, ठीक है। जल स्रोतों के संरक्षण के लिए आपका महत्वपूर्ण हो, ठीक है। आपका जलवायु परिवर्तन की बात करता है, तो जलवायु परिवर्तन जो समन की हम बात करते हैं, जो क्लाइमेट चेंज आपका जो मिटिगेशन की बात करते हैं, उन कार्यक्रमों के लिए भी क्या आपका 60 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है। कृषि विकास में क्या बात किया गया भाई, तो कृषि राज्य की जो अर्थव्यवस्था है वो उसका आधार बना हुआ है, यानी कि राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार कौन है, वो कृषि आपकी बनी हुई है, ठीक है। अब आप इसमें देखोगे तो बजट में किसानों के कल्याण पर क्या आपका बल दिया गया है, ठीक है। समग्र आपका आवंटन हो गया, जिसमें कि आपका कृषि और जो अनुसंधान है बेसिकली, उसके लिए कुल आपका 1260 करोड़ का आपका लगभग प्रावधान किया गया है। बागवानी विकास में आप जाओगे तो लगभग 650 करोड़ का आपका प्रावधान किया गया है। तो समग्र आवंटन में कृषि अनुसंधान और बागवानी का आपको ध्यान रखना है। विकास योजनाओं की बात करोगे भाई कृषि विकास के, तो आपकी जो दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता विकास आपकी जो किसान कल्याण योजना है, उसमें लगभग आपको 85 करोड़ का प्रावधान है। किसान पेंशन योजना में आपको 42 करोड़ का प्रावधान है। मिशन एप्पल में आपका 35 करोड़ का प्रावधान है। वैसे बहुत सारे मिशन आपके कीवी मिशन आपका हो जाएगा, आपका जो यूरोपियन वेजिटेबल्स हो जाएगा, उनका आपको उल्लेख करना है। तो बहुत सारा आपको देखने को मिलेगा। दुग्ध एवं जो पशुपालन में आप देखोगे तो आपको जो दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना आपका हो जाएगा, मत्स्य संपदा योजना आपकी हो जाएगी, उसके लिए भी आपका देखोगे इसमें 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है। गौ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आपके प्रावधान किए गए हैं। तो कृषि विकास में आपको इन बातों को ध्यान रखना है, ठीक है। अगला ये बोल रहा है आपका कि स्थानीय स्वशासन शासन की बात कर रहा है कि स्थानीय स्वशासन या आपका जो पर्यटन विकास है, तो पर्यटन को भी आप देखोगे तो उसको भी आपका सप्तऋषि में शामिल किया गया भाई। तो इसमें आपके जितने भी धार्मिक सर्किट आपके हो गए, जो आपके पर्यटन स्थल बेसिकली है, इनको आंतरिक मार्गों के इनकी मजबूती या सुदृढ़ीकरण पर जोर दिया जा रहा है। ऋषिकेश और हरिद्वार बेसिकली हैं, इनको विशेष पर्यटन नगर के रूप में आपको विकसित करने का फोकस किया जा रहा है। स्थानीय निकाय आपके हैं, तो आपके स्थानीय निकाय पंचायत आपके हो गए, नगर निकाय हो गए, उनको उनकी योजनाओं और जो कार्यों के लिए क्या है पर्याप्त अनुदान जो बेसिकली है इस संदर्भ में आवंटित किया गया है। तो इसका उद्देश्य क्या है आपका जो एक विकेंद्रीकृत आपका जो विकास संबंधी सेंट्रलाइज आपका जो डेवलपमेंट है उसको सुनिश्चित करना हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो पांचवा आपका ये हो गया। छठवां क्या आपका, हाँ, तो इन 4-5 सेक्टर में आप देखोगे कि आपका जो एक लोक व्यय हो रहा है किस संदर्भ में आपका हो रहा है, ठीक है। तो इसको आपको इस तरीके से समझना है, ठीक है। तो लोक वित्त और लोक व्यय की बात आती है तो आपको इन तरीके से बातों को ध्यान रखना है, जिस तरीके से आप उत्तराखंड संदर्भ में इन दोनों टॉपिक्स को आप कर पाओगे, ठीक है। तो ये बस सिलेबस देखते हैं अपना, ठीक है। तो लोक वित्त आपका गया,
इसमें राजस्व प्राप्तियाँ और जो आपके कर ऐसे में थोड़ा मोटा मोटा देख लें यहाँ पे। बाकी अभी हम बजट अभी देखेंगे ना, तो उसमें विस्तार से हम चीज़ों को देखेंगे कि कहाँ से आपकी प्राप्तियाँ कितनी हो रही है, आपकी कर वगैरह हम तो देख ही लिया कि यहाँ पे, ठीक है। अब उत्तराखंड के बजट की बात आती है, तो पहले देखते हैं टाइम कितना आपका हो गया है। तो क्लास 34 मिनट की हो गई है, पूरा 1 घंटे की हम कर लेते हैं, कोई नहीं, ठीक है। आपका पूरा जो यूनिट आपकी बेसिकली आपकी पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो सीधा आपका जो आगे का रिमेनिंग पार्ट है सीधा उसमें आओ। अब आपका इसमें आपका जो आपका बजट को देखना आपको, अब आपको देखना कि वार्षिक वित्तीय विवरण को आपको थोड़ा समझना है कि भाई किस तरीके से काम करेगा मेंस के लिए। तो ये क्या आपका, ये आपको पता ही है कि आपका वार्षिक वित्तीय विवरण क्या होगा भाई। ये आपका किसी संस्था या सरकार का एक निश्चित अवधि आपका हो गया, आमतौर पर एक वित्तीय वर्ष आप ले सकते हो। तो उस दौरान आपकी जो वित्तीय गतिविधियाँ आपकी होती है उस वर्ष के अंत में, उसकी वित्तीय स्थिति का एक औपचारिक रिकॉर्ड बेसिकली होता है, एक व्यापक दस्तावेज है। धारक इसमें आपके निवेशक, प्रबंधन, नागरिक बेसिकली किसी संस्था या सरकार की एक लाभप्रदता, इसे आप छोटी सी यहाँ से समझो, इतना कॉम्प्लिकेटेड कहाँ हो गई चीज़ों को। आप भी समझो कि भारत संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार आपका क्या है, यहाँ आपका जो वार्षिक वित्तीय विवरण है इसका उल्लेख किया गया है। और भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो संसद के दोनों सदनों के समक्ष जो है प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आपका जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च के संबंध में भारत सरकार की अनुमानित जो आपकी प्राप्तियाँ रही है, जो व्यय होने वाला है, और उसका एक विवरण क्या प्रस्तुत करता है, जिसे आपका क्या है वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है, ना कि बजट। तो बजट का उल्लेख नहीं है संविधान में, वो तो प्रचलित हो चुका है लोकप्रिय भाषा में, से केंद्रीय बजट बोलते हैं। लेकिन अगर आप संवैधानिक रूप से जाओगे तो आपका वार्षिक वित्तीय विवरण आपको देखने को मिलता है 112 में, ठीक है। अब जब बजट में किसी भी राज्य की बात हो या सेंटर की बात हो, वहाँ पे आपके 3 बातों का आपको ध्यान रखना है, या 3 प्रमुख निधियों से संबंधित आपकी चीज़ें होती है। एक आपका क्या होता है, एक विवरण वन होता है जिसमें आपका भारत की संचित निधि की हम बात करते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें सरकार का मुख्य खाता बेसिकली है, जो आपके सभी राजस्व आपका हो गया, ऋण से आपकी प्राप्तियां होंगी, व्यय हो गया, इसी से आपके किए जाते हैं, और संसद की अनुमति के बिना इसमें कोई भी राशि नहीं निकाली जा सकती है। विवरण टू बोल रहा है भाई कि दूसरा किसका विवरण, भारत की आपकी जो आकस्मिक आपकी जो फंड है, जो आपका कंटिजेंसी आपका फंड है बेसिकली, उसका आपका इसमें विवरण होता है। तो ये निधि आपकी जो अप्रत्याशित व्यय आपका हो जाती है, आकस्मिक इमरजेंसी हम बोल सकते हैं कि अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर आपका होगा, उसको पूरा करने के लिए रखी जाती है। इसे राष्ट्रपति के अधिकार के पर रखा जाता है बेसिकली। और एक आपका होता है भारत का लेख लोका अकाउंट, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। तो इसमें वो सभी सार्वजनिक धन शामिल होंगे जो सरकार को क्या है, सरकार को एक न्यासी यानी कि ट्रस्टी के रूप में प्राप्त होते हैं। और इसमें आप देखते हो तो भविष्य निधि आपका हो गया, जो आपका लघु बचत हो गया, जो आपकी जमा आदि राशि होती है उनको शामिल करते हैं, और जिन्हें क्या है सरकार को अंततः वापस करना होता है। तो वो राशि अभी किसमें आ जाएगी, भारत का जो लोक लेखा अकाउंट बेसिकली इस पर आपकी आ जाएगी। तो बजट में इन तीनों बातों का आपका जो है अनुमान जो है प्राप्तियां और जो व्यय होता है उनका अनुमान शामिल होता है, ठीक है। अब इसका महत्व क्या है भाई, बजट का जो वार्षिक वित्तीय विवरण की हम बात कर रहे हैं, तो आपकी पारदर्शिता से बढ़ती है, जवाबदेहिता आपकी बढ़ती है, या सरकार या जो प्रबंधन बेसिकली मैनेजमेंट है उसको जनता या निवेशकों को क्या एक प्रति जवाबदेह बनाने का काम करता है। निर्णय लेने में सहायक की भूमिका निभाता है, कि भाई निवेशकों के निर्णय के जो निवेश के निर्णय को आपको लेना हो गया, आपके प्रबंधन को परिचालन की बात हो गई, सरकार को राजकोष नीति बनाने की बात हो गई, इनमें क्या एक मदद करने की भूमिका निभाता है। प्रदर्शन मूल्यांकन की बात की जाए तो पिछले वर्ष की वास्तविक आपकी जो उपलब्धियां रही हैं, तो उनके तुलना में अनुमानों से क्या आप उनको कम करने में बेसिकली जो आपके अनुमान है उनसे क्या है जो आपकी वास्तविक उपलब्धियां रही हैं तो उनको करने में एक मिलाने में आपका प्रदर्शन मूल्यांकन में आपका सहायक भूमिका निभाती है, ठीक है। और जो वार्षिक वित्तीय विवरण है वो लेखांकन प्रक्रिया का अंतिम चरण, इसे आप छोड़ सकते हो, अभी आपको मेन फोकस करना है, ठीक है। अब हम बजट इसकी बात करते हैं उत्तराखंड के संदर्भ में, आपको एक थोड़ा सा आपको जनरल एक होता फॉर्मेट आपको बजट को शुरू करने से पहले। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड बजट 25-26 के बारे में, ठीक है, ठीक है। अब हम जब बात करें उत्तराखंड के संदर्भ में कि भाई उत्तराखंड बजट जो आप 25-26 की बात कर रहे हैं, तो जब आप राज्य विशेष की बात करते हो तो राज्य में आपका जो आर्टिकल 202 है बेसिकली, तो अनुच्छेद 202 में क्या है आपके राज्य का जो बजट का प्रावधान है वो किया गया है। तो उत्तराखंड सरकार की हम बात करेंगे तो इसके द्वारा जो अभी 25-26 का जो बजट आपका हुआ है, तो उसमें आपको अगर एग्जैक्ट डाटा याद भी नहीं है तो आपका एक अराउंड आप फिगर बोल सकते हो कि लगभग आपका 1,01,00,000 करोड़ का बजट इस बार प्रस्तावित किया गया है, मतलब प्रस्तुत किया गया है बेसिकली। वैसे तो आपका 1,01,01,175.33 करोड़ का बजट है, पर आप एक राउंड फिगर आप बोलोगे कि इस बार का जो बजट आपका है उसका 1,01,01,00,000 करोड़ के आसपास का बजट है, जो राज्य के आपको जो इतिहास में पहली बार का है 1,00,000 करोड़ का अधिक उसको पार किया है। और इस बजट में आप देखोगे तो मुख्य रूप से आपके जो 4 आयाम है बेसिकली उन पर विशेष फोकस किया गया है। ज्ञान भी फोकस किया है, गरीब आपका हो गया, युवा आपका हो गया, अन्नदाता किसान आपका हो गया, और नारी जो आपका कल्याण बेसिकली इस पर फोकस किया गया है। तो इस बात को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब इसमें आप जब देखो क्या क्या इसमें आपकी
चीज़ें हैं वो आप ये देखो भाई। तो 25-26 का कुछ बजट बेसिकली है, तो ये आपको राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और जो आपका सतत एवं जो समावेशी विकास है बेसिकली उसको सुनिश्चित करने पर क्या है आपको विशेष जोर दिया गया है इसमें। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे तो बजट का आकार भाई, तो पिछले बजट की तुलना में आपका 13% आपका अधिक आपका बड़ा है ये। ठीक है, विकास के 4 आयाम की बात इसमें की गई है, आपका ओजस्वी मानव संसाधन की बात की गई है, महान विरासत की बात की गई है, आत्मनिर्भर उत्तराखंड की बात की गई है, नवाचार की बात की गई है। अब इसमें अभिनव प्रयोग या पहल के रूप में आप क्या बात को ध्यान रखोगे कि भाई आपका जो यूसीसी है उसका आप उल्लेख करोगे। 30 करोड़ का प्रावधान किया गया उस कार्यान्वयन के लिए। मत्स्य पालन के क्षेत्र में क्या है आपका अभिनव प्रयोग के लिए उत्तराखंड को हिमालय एवं उत्तर भारत जो पूर्व राज्य बेसिकली है उसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, परिवार जो पहचान पत्र आपका हो गया जो एक ग्रंथालय बेसिकली है उसके लिए 5-5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राजस्व उप निरीक्षक को क्या है लैपटॉप और जो इंटरनेट उपलब्ध कराने हेतु लगभग 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे देखो कि बजट में विभिन्न क्षेत्रों के लिए आपको महत्वपूर्ण प्रावधान आपको देखना है कि भाई आपको जो अलग सेक्टर हैं अलग जो क्षेत्र बेसिकली हैं उनके लिए क्या प्रावधान किया गया भाई। तो आपके समावेशी विकास के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपका ज्ञान को केंद्र में रखना है। इसमें आपको गरीब युवा किसान नारी इन सब का उल्लेख करना है आपने। ठीक है, गरीब कल्याण की हम बात करें गरीबों के लिए सामाजिक सुरक्षा की बात हम करेंगे। आपका विभिन्न पेंशन योजनाओं में आपका लगभग 1800 करोड़ की बात की गई है। अंत्योदय राशन कार्ड धारकों के लिए जो आपकी सस्ती दरों पर नमक उपलब्ध कराने के लिए आपका 34 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जो निर्धन आपके गरीब परिवार हैं उनके लिए रसोई गैस सिलेंडर अनुदान के लिए लगभग 55 करोड़ की सब्सिडी का आपका प्रावधान किया गया है। युवा कल्याण की हम बात करेंगे तो भाई उत्तराखंड विज्ञान एवं जो शिक्षण अनुसंधान केंद्र की स्थापना के लिए लगभग 5.5 करोड़ की बात की गई है। जो आपका उद्यमिता आपका हो गया कौशल आपका हो गया नवाचार हो गया इसको बढ़ावा देने के लिए लगभग 7 करोड़ की बात की गई है। आपकी जो ITI है उनका उन्नयन जो है टाटा टेक्नोलॉजी मॉडल के अनुसार करने हेतु लगभग 45 करोड़ का राजस्व मद की बात की गई है और 18 करोड़ आपका पूंजीगत मद की बात की गई है। समझ लो, राजस्व पूंजीगत मैंने ऊपर पढ़ा था ना उसको रिकॉल करना। ठीक है, NDA आपका हो गया IMA आपका हो गया। तो इनमें जो चयनित छात्र बेसिकली उनको पुरस्कृत आपको जो है छात्र छात्राओं को लगभग 1.5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ठीक है, स्टार्टअप प्रोत्साहन के बारे में बात करोगे तो उसमें 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है। किसान कल्याण की हम बात करेंगे तो जैविक खेती आपका हो गया आधुनिक तकनीक का उपयोग आपका हो गया शून्य ब्याज ऋण आपका हो गया जल संसाधन सिंचाई बेसिकली होगी। इन सुविधाओं का विस्तार करके आपका कृषि क्षेत्र में आपको आत्मनिर्भर बनाने पर जोर किया गया है। नारी सशक्तिकरण की हम बात करेंगे तो आपका मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना आपका हो गया 13 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना आपका हो गया 14 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री आपका जो बाल महिला बहुमुखी विकास निधि है उसमें 8 करोड़ का प्रावधान किया गया है। निराश्रित विधवाओं के लिए आपकी पुत्रियों के विवाह के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया। तो ये सब क्या है ये सारे चीज़ें प्रावधान किए गए हैं नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में। उसके अलावा जो स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करेंगे तो इसमें आपका जो आयुष क्षेत्र आपका हो गया उसको शामिल करके आपका जो प्राथमिक चिकित्सा आपका हो गया जो औषधीय पौधे हैं उनको बढ़ावा देना आपका है। सरकारी कर्मचारी आपके हो गए पेंशनर आपके हो गए आश्रित हो गए उनके लिए गोल्डन कार्ड आपके बनाए जा रहे हैं। ठीक है, पर्यावरण और उसकी बात करें हम विकास उसकी संस्कृति संरक्षण की तो कैंपा योजना की बात होगी आप 395 करोड़ का प्रावधान है। जलवायु परिवर्तन समन के लिए 60 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जो आपका गंगा रिवर आपका जो ये है रिजर्वेशन अथॉरिटी है सॉरी गंगा रिवर नहीं था। ठीक है, आपका जो सारा आपको सारा को समझना है उसके लिए 125 करोड़ का आपका प्रावधान किया गया है। ठीक है, आपका जो सार्वजनिक वन बेसिकली है उनके सृजन हेतु आपका 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक है जी था वो। स्प्रिंग और नदी कायाकल्प के आपका 125 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी आपके कई सारे प्रावधान किए गए हैं। तो पर्यटन विकास और संस्कृति संरक्षण के लिए आपको इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अब संरचना विकास की हम बात करेंगे तो इसमें आप जब देखोगे तो आपका जो पूंजीगत व्यय बेसिकली है उसमें आपका जो है 41 करोड़ का जो एक अनुमानित आपका खर्च है जो व्यय है उसका अनुमानित किया गया है जो आपका क्या है बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर देगा। जमरानी बांध परियोजना की बात की जाए इसमें 625 करोड़ का आपका प्रावधान है। सौंग परियोजना के लिए 75 करोड़ का प्रावधान है। ई बस के लिए बुनियादी ढांचा और संचालन के 27 करोड़ का प्रावधान है। मेगा परियोजना योजना के लिए आपके 500 करोड़ का प्रावधान है। ठीक है, तो बजट को आपको थोड़ा सा इस तरीके से आपको देखना है। तो ये आपको कुछ नोट्स में थे। अब हम प्रॉपर तरीके से आपको जो बजट है उसे हम देखने की कोशिश करते हैं। तो बजट कहाँ गया आपका, 1 मिनट से ओपन करता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, तो ये है आपका बजट। इसको आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। मेंस के लिए आपको जो बजट आपका होता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपका होता है। ठीक है, बजट आपका हो गया आपका जो इकोनॉमिक सर्वे आपका हो गया। ठीक है, तो इनको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। इसमें सारे आपके आयाम में
इनसे मैक्सिमम टॉपिक आपके जो सिलेबस के वहाँ से आपका रिकॉल यहाँ से हो जाएंगे। ठीक है, मैं तो ये कहता हूँ कि बहुत सारे आपके टॉपिक सिलेबस के ऐसे होते हैं जो आपका सिर्फ और सिर्फ बजट और इकोनॉमिक सर्वे के पढ़ने से आपका हो जाता है। आप उसके लिए कोई किताब ना भी पढ़ोगे, उससे आपका काम चल जाएगा। तो बजट आपका हो गया, इकोनॉमिक सर्वे आपका हो गया, ये आपका जो मेंस में तो आपके यूज़फुल होते ही हैं। आपके उसमें क्या बोलते हैं उसे, आपके जब इंटरव्यू में आप जाओगे तो वहाँ पे आपका एक बहुत सारे सवाल आगे सीधा सीधा बजट और जो इकोनॉमिक सर्वे से आपके सॉल्व हो जाते हैं। तो बजट और आपका इकोनॉमिक सर्वे का रोल काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो उत्तराखंड के संदर्भ में हम देख रहे हैं आपके जो बजट है उसको हम देख रहे हैं, बजट एट क्लास हम देख रहे हैं 25-26 का। ठीक है, तो इसमें हम सीधा थोड़ा सा हर पॉइंट को हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या बातें क्या क्या बोली गई हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या बातें बोली गई है कि 2023-24 के वास्तविक आंकड़े इसमें हैं। तो 23-24 का तो वास्तविक आंकड़े इसमें दे रखे हैं। 24-25 का एक इसमें क्या है, अनुमान इसमें दिया हुआ है, संशोधित अनुमान। ठीक है, और 25-26 के लिए क्या है, एक जो आय और जो व्यय है उनके अनुमान दिए हैं। ठीक है, तो 3 सालों का क्या है, बजट के अंतर्गत आपको चीज़ें आपकी रहती है, विवरण आपका रहता है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम इसमें राजस्व प्राप्ति की बात करेंगे। अभी हम थोड़ा सा जूम इसको करना पड़ेगा। आई होप कि थोड़ा सा अच्छे से आपको दिख रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा वैसे बारीक लिखा है तो आपको क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ानी पड़ेगी। तो राजस्व प्राप्ति की हम बात करते हैं अगर इसमें, तो आप यहाँ देखोगे कि बजट अनुमान 25-26 में कितने की राजस्व प्राप्ति का अनुमान लगाया जा रहा है इसमें, कि भाई 62,000 करोड़ का आपका क्या है, राजस्व प्राप्ति आपकी 25-26 में होगी। जबकि अगर आप 24-25 में आप अनुमान जो हो रहा था का रिवाइज एस्टिमेट आपका रहा है वो आपका 59,000 करोड़ का रहा है कि इतना आपका प्राप्त हुआ है भाई। और लेकिन वास्तविक आंकड़े आप दिखाओगे तो आपको जो 23-24 में आपको पता लगेगा कि भाई 23-24 में वास्तविक आंकड़े जो थे वो लगभग 50-50,500 करोड़ आपको जो था वो आपका राजस्व प्राप्तियाँ रही। ठीक है, अब इसमें कर राजस्व आप देखो भाई कितना आपका कर राजस्व मिलेगा, कितना आप कर से इतर आपका राजस्व मिलेगा। तो जो आपका टैक्स रेवेन्यू आपका होगा और जो आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू होगा, तो आपका जो कर राजस्व बेसिकली है उसका अनुमान 25-26 में आपका लगाया जा रहा है लगभग 39,917 करोड़, अभी अपने ऊपर देखा था। और जो आपका कर से इतर आपका जो राजस्व बेसिकली है उसमें आपको देखना है 22,622 करोड़ का बात कर रहा है। ठीक है, तो आपको इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, मैं काम करता हूँ यार, काम ही करता हूँ क्योंकि बजट काफ़ी अच्छा है। तो इस बजट को हम कल एक स्पेशल आपके अलग वीडियो में रखते हैं, वहाँ हम पूरा सिर्फ और सिर्फ बजट आपका देखेंगे। ठीक है, क्योंकि 47 मिनट की वीडियो हो गई है, रिकॉर्ड भी क्लास आपकी हो गई है। तो इसी आपको बजट में कम से कम मुझे अगर डिटेल में आपको अच्छे से आपको बताना है मेंस के लिए तो आपको 40 से 35-40 मिनट आपके लगेंगे, तो क्लास आपकी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो हम ये करते हैं आज की क्लास को हम इतना रखते हैं, बजट अभी हमने शुरू किया ही नहीं है। कल हम की जो क्लास आपकी आएगी वो सीधा सीधा बजट पे आएगी। ठीक है, तो बजट को हम कल आपका देख लेंगे, आज नहीं देखते हैं, आज हम इतना रखते हैं। ठीक है, तो वीडियो आज हम इतना रखते हैं आपकी क्लासेस में। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई हो, जब का हो ही गया बस बजट बचा है वो कल आपको हो जाएगा। आपको चिंता मत करिए, आपके लिए सारे टॉपिक आपको टाइम से पहले आपका सारा आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो कल मिलेंगे आपको सुबह उत्तराखंड पेपर वन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से अपनी तैयारी करिए। बाकी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना है अगर वीडियो से आपको फ़ायदा मिलता है, मेरी क्लासेस से आपको कुछ हेल्प मिल रही है अपने मेंस के प्रिपरेशन में, नोट से कुछ हेल्प मिल रही है, तो आपको कमेंट में फीडबैक जरूर देना है। ठीक है, जैसे भी आपका अच्छा पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है सब आपको बताना है। ठीक है, ताकि मैं उसमें चेंजेस कर सकूं, उसमें बदलाव ला सकूं। ठीक है, तो मिलते हैं आपको कल सुबह आपके उत्तराखंड पेपर वन की क्लास के साथ, वो भी ऑलमोस्ट आपका फिनिश होने वाला है। बाकी अपना ध्यान रखिए, अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से लिखिए, हाथों को घिस देना है लिख के। मिलते हैं आपको जल्दी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।